स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बिरोड, झज्जर के तत्वाधान में आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक वेबिनार कर रहे हैं। आज महान क्रांतिकारी शहीद सुखदेव जी की 114वीं जयंती है। आज के ही दिन यानी 15 मई 7 लुधियाना में उनका जन्म होता है और उनके पिता रामलाल थापर और मां रल्ली देवी, इनके घर में उसका जन्म हुआ। और जिस तरह से हम बात करते हैं, एक तरह से भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष था, जो इनके ताऊजी, यानी एक तरह से हम ये कहते हैं कि भाई इनके जन्म के 3 महीने बाद इनके पिता रामलाल थापर का देहांत हो जाता है और इनके जो ताऊजी थे अचिंत राम, वो इसका लालन पोषण करते हैं और वो एक आर्य समाजी व्यक्ति थे और कांग्रेसी उनके जो आंदोलन चल रहा था उसमें वो शामिल थे। तो ये एक तरह से छोटी सी भूमि हमारे आज की क्रांतिकारी के बारे में। हालांकि उन्होंने जो मार्ग जनता को दिखाया और जिस पर हम चले, वो एक तरह से प्रेरणा का है, स्रोत है एक तरह से पूरे भारत के लिए। उस समय भी, आजादी में भी, और आज अगर जो युवा है उस तो एक सारी कहानियां बनी। फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो सुखदेव का जो जीवन वृत्त चित्र है, उसके ऊपर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से एक तरह से विद्यार्थियों के लिए कहते हैं इसको हम, या भाई उनको प्रेरणा देने के लिए ये आज का प्रोग्राम इतिहास विभाग द्वारा किया गया है। और इसमें पहले बताया था कि भाई कोई भी छात्र या फैकल्टी मेंबर इस कार्यक्रम में सुखदेव जी के ऊपर अपने विचार रख सकता है। आमंत्रित करूंगा, अगर आप में से कोई बुलाओ इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। कोई फैकल्टी मेंबर या स्टूडेंट्स अगर अपने विचार रखना चाहता है तो वो फ्री है रखने के लिए। Open the chat, bro.
नहीं आ रही। सर आवाज सर ना आ बिल्कुल रही। भी आवाज नहीं आ रही सर। सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर। अब आएगी आवाज शायद। यस सर अब आ रही है सर। चलो, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि राष्ट्रवाद की उदय की बात करते हैं, और फिर जिस तरह से अगर अर्ली स्टेज की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोगों ने, अगर फिर हम कांग्रेस का जो पहला जो बैच था जिससे बात किया, फिर धर्म दल के जो नेता कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाएगी, भारत में आजादी किस प्रकार आई। कुछ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही थी। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो पहला जो नरम दल के जो नेता थे, एक तरह से राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान देते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब 1897 की अगर हम पहली बात करें तो क्रांतिकारी घटना होती है, जो पूना में चापेकर बंधुओं द्वारा जो फ्लैग अफसर था उसकी हत्या की जाती है, और उसके बाद फिर एक तरह से हम जब हमारे पास
धर्म दल के नेता आते हैं और उसी दौरान 1907 में शहीद सुखदेव थापर, जिसे पूरा नाम से जानते हैं, 15 मई को उनका जन्म होता है रामलाल थापर और रली देवी के परिवार में। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि 3 महीने बाद इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और देहांत के बाद अचिंत राम, जिसके ताऊजी थे, वो इनका लालन पोषण करते हैं। अचिंत राम थे, वो भी एक तरह से, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, आर्य समाजी थे और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके सदस्य और उस एक तरह से जब हम बात करते हैं तो ये वैसी कहानी है जैसे जब हम भगत सिंह की बात करते हैं, शुरुआत में वो भी कांग्रेस के साथ, यानी जब 1920 का असहयोग आंदोलन चला, प्रियंका बेटा इसको फोन को, माइक को बार बार ऑन मत करें आप। तो वैसा ही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, मगर धीरे धीरे जो इनका जीवन था, जिसके बारे में अगर हम बात करें सुखदेव जी का, तो उसमें हमें एक तरह से ऐसी जर्नी मिलती है जहां पर एक क्रांतिकारी शुरुआत से लेकर के अंत में जहां पर पहुंचता है, तो वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की बात करना, उसके लिए कोई बड़ी बात हमें दिखाई नहीं पड़ती। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जो 1907 या फिर 1912 में जिस तरह से भारत के वायसराय के ऊपर बम फेंकने की घटना होती है और जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया और उसके बाद का जो काल था, उस काल में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के बहुत सारे लोगों ने, जिसमें गांधी भी शामिल था, उन्होंने अंग्रेजों का, वो कहते हैं ना कि दिल खोलकर सहयोग किया। और गांधी ने तो ये कहते हैं, ये कहा जाता है कि उन्होंने भारत के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो सेना में भर्ती हो जाएं, ताकि अंग्रेज जो उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसमें वो अपना सहयोग कर पाए। और सहयोग भी लोगों ने खूब किया, मगर उसका जो हमें कहते हैं ना कि जो नजरिया या फिर जो उसका एक तरह से परिणाम देखने को मिला, वो रोलेट एक्ट के माध्यम से मिला। रोलेट एक्ट में जिस तरह से रोलेट एक्ट की घटना जिस समय हुई, उस समय केवल 11 साल के थे सुखदेव। उस घटना का तो यानी जब इतिहास में आगे चलकर देखते हैं हम, तब जाके अंतर वो पड़ता है, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो रोलेट एक्ट ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिससे पूरे देश में हम ये कह सकते हैं कि मतलब भाई एक ऐसी असुरक्षा का भाव सबके मन में घर कर जाता है। और ये जो उसके बाद फिर 1920 में जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ, और असहयोग आंदोलन के बाद जो युवा वर्ग था, उसमें एक हमें एक ऐसी भावना देखने को मिलती है जो पहले कभी हमें नहीं मिली, यानी अब वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे एक तरह से। इसी बीच 1921 में सुखदेव नेशनल कॉलेज ज्वाइन करते हैं लाहौर में, और भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल से उनका कांटेक्ट होता है। और ये जो कांटेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ, आगे चलकर और ज्यादा बलवती होता जाता है। इसी समय फिर जब भगत सिंह कॉलेज में रहते हुए नौजवान भारत सभा की शुरुआत करते हैं, तो उसमें भी एक इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा करते हैं, यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सुखदेव।
और धीरे धीरे जब बात 1928 तक पहुंचती है तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनाई गई थी, HRA, उसमें भी ये शामिल होते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम जब आगे चलकर बात करते हैं, जब साइमन कमीशन की बात की जाती है, तो साइमन कमीशन का विरोध करने वाले जो लोग थे, यानी जिसमें लाला लाजपत राय थे, भगत सिंह थे, राजगुरु ये सुखदेव थे, इन लोगों ने इस साइमन कमीशन के लाहौर में साइमन गो बैक के नारे दिए और उनके आगमन का विरोध किया। और इसी लाठीचार्ज में एक तरह से हम ये पाते हैं कि भाई जो लाला लाजपत राय थे वो शहीद भी हो जाते हैं, यानी उनको इतनी चोट आती है कि वो कुछ दिन बाद बीमार रहने के बाद शहीद हो जाते हैं। और मरते वक्त लाला लाजपत राय एक बात कहते हैं कि मेरे ऊपर जितनी भी लाठियां पड़ी हैं, इन लाठियों से, यानी ये लाठी, एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील के समान होगी। और यहीं से फिर हमें एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है इस घटना के बाद पंजाब में, खासकर क्रांतिकारी आंदोलन का। और क्रांतिकारी आंदोलन अब बढ़ जाता है। और ये वो समय था जब कहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, ये सभी लोग मिलकर के लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का प्लानिंग करते हैं। और उस प्लानिंग में सुखदेव पूरी तरह से साथ रहता है भगत सिंह के। और एक तरह से जब सैंडर्स की हत्या की जाती है इसी के तहत, तो उसमें भी सुखदेव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सारी प्लानिंग में, चंद्रशेखर आजाद सहित। और एक तरह से हम ये कहते हैं कि ऐसा कारनामा स्थापित किया जाता है, ऐसा एक तरीका, या फिर हम वो कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा तरीका या मास्टर प्लान तैयार किया जाता है जिससे अंग्रेज डर जाएं। और यानी एक तरह से अंग्रेजों को डराने के लिए सारी कुछ घटनाएं की थी। और दूसरा ये भी था कि भाई कहीं से अंग्रेजों को ये भी न भ्रम रहे कि भारतीय लोग कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे, यानी प्रतिक्रियावादी चीज वो नहीं करेंगे। और एक तरह से हम पाते हैं कि जब सैंडर्स की हत्या हुई तो सारे पंजाब में ये इस बात की जानकारी फैल जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि भाई इस घटना ने उस समय का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसको एक तरह से इतना प्रभावित किया कि हालांकि कुछ लोगों ने इसको ये कहा कि जैसे कांग्रेस कहती है कि इस तरह के जो कारनामे हैं उनसे आजादी नहीं मिलेगी, मगर अनेक लोगों ने इस चीज को सराहा भी, जिसमें सूर्य सेन जैसे लोग जो बंगाल से थे उन लोगों ने भी इसकी तारीफ की। और इसके बाद फिर भगत सिंह के माध्यम से जब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध किया गया बम फेंक करके, तो उसमें भी ये तो कहते हैं कि मतलब भाई जो जितने भी मीटिंग्स वगैरह हुई जिस तरह से उनमें सब में सुखदेव शामिल था। और बाद में मई में सुखदेव और उसके सहयोगी लाहौर में 1929 में ही गिरफ्तार कर लिए गए और उनको ट्रायल्स, यानी जिसका नाम दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और जब जेल में गए तो इन्होंने जो फेमस हंगर स्ट्राइक थी जो लगभग 54 दिन से ज्यादा चली थी उसमें भाग लिया। हालांकि इसमें जो जतिन दास थे वो इस हंगर स्ट्राइक में शहीद हो जाते हैं। तो एक तरह से और फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को बाद में सैंडर्स केस के साथ भी जोड़ दिया गया। और
फिर हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से 3 लोगों को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई शाम को 7 बजे। और इससे पहले इसने सुखदेव ने एक चिट्ठी लिखी थी, गांधी को ओपन लेटर लिखा था। उस ओपन लेटर में उन्होंने तमाम प्रकार की, जिस तरह से 5 मार्च 1931 का जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये समझौता हुआ था, उसकी आलोचना की थी। और उस आलोचना के साथ साथ युवाओं को एक तरह से आग्रही किया था कि भाई आप लोग क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़ें। और मगर कई बार इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो लेटर सुखदेव द्वारा लिखा गया, उस लेटर के ही परिणाम स्वरूप इनकी यानी जो फांसी थी वो प्रीपोन्ड कर दी गई, यानी पहले दे दी गई। और 23 मार्च को यानी शाम को, यानी वैसे तो कहते हैं कि दिन ढलने के बाद किसी को फांसी नहीं दी जाती है, मगर सारे नियम ताक पर रख करके 23 मार्च 1931 को, जब ये यानी 23 वर्ष के थे, तो उसमें यही एक तरह से कहना था युवा अवस्था के दौरान ही इन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। अब जब लेगेसी की बात करते हैं, यानी क्या जिस तरह से इन लोगों ने जो बलिदान दिया, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, इस बलिदान के जो मायने हैं वो मायने इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, हालांकि एक सेटबैक लगता है उसको, पंजाब में विशेषकर अनेक प्रकार के जो क्रांतिकारी थे या तो वो पकड़े जाते हैं या फिर अपना फील्ड छोड़कर दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। और कुछ लोग, अधिकतर लोगों को जेल भी होती है, जिसमें यशपाल भी शामिल था, भगवती चरण वोरा भी शामिल थे। और मगर ये था कि एक सेटबैक जरूर लगता है इस घटना के बाद, यानी इनकी फांसी पर झूलने के बाद। और वो सेटबैक ये था कि इसके बाद दोबारा से फिर हमें इस तरह का जो बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन था वो देखने को नहीं मिलता है। मगर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मतलब वे क्रांतिकारी सारे खत्म हो गए थे। अब तरीके बदल जाते हैं और युवाओं में खासकर जो ब्रिटिश गुलामी थी उसके प्रति और ज्यादा कहते की एक नफरत फैल जाती है। और जो काम यानी कहते की मतलब वे अंग्रेज भारत से कभी जाने वाले नहीं थे, मगर अंग्रेजों के मन में एक डर पैदा कर दिया इन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों ने, कि जिससे वो लोग कभी भी यानी एक तरह से कि मतलब दोबारा से कहीं राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव ना आ जाए। तो अंग्रेज भी अपने आप में डिफेंसिव होने की तरफ एक तरह से चल पड़ते हैं। और हम ये पाते हैं कि जिस तरह से जो सुखदेव था और सुखदेव के साथ साथ जो क्रांति की लहर चली, उस क्रांति की लहर का स्वरूप वैसा नहीं था जैसा इनके समय में था। ये तो भगत सिंह भी खुद कहता है कि जो गोली है वो अंतिम जवाब नहीं है। इसके साथ साथ भगत कहता है विचारधारा इतनी मजबूत होनी चाहिए जो अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने पर आतुर हो। और उस विचारधारा के तहत ही एक तरह से हम कहते हैं कि जब अंग्रेजों की बात की जाती है या फिर भारतीय संस्कृति में या फिर भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें क्रांतिकारी आंदोलन की जब देन की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि इन लोगों ने एक वैसा डर अंग्रेजों के अंदर पैदा कर दिया कि दोबारा से कहीं इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होनी शुरू हो जाए। और युवाओं को खासकर एक तरह से इतना मतलब कहते हैं कि मतलब भाई क्रांतिकारियों के प्रति एक इतना आग्रही, या फिर जैसे एक बात चलती है कि जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी तो राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, इन तीनों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक तरह से गांधी की लोकप्रियता भी इनसे कम पड़ गई थी। तो ये एक तरह से हम कहते हैं मतलब जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसकी हाइट थी, एक तरह से चरम सीमा थी उस समय की। और फिर हम देखते हैं कि 1931 के बाद लगभग 16 साल के बाद भारत को अंग्रेजों को छोड़ना ही पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारियों का ही एक देन थी जिसकी वजह से भारत को आजादी मिल पाई। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और बाकी जो हमारे साथी हैं
उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने विचार इस वेबिनार में वो लोग रखें। थैंक यू। सवीन या जितेंद्र भाई आप लोग शुरू कर लेते हैं, बाकी गुलिया सर और अजय सर से वो भी बोल देंगे कुछ, या कोई छात्र अपने विचार रखना चाहे तो वो रख सकता है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो भाई एक बात है, ये मतलब जितने भी प्रोग्राम आयोजित करवाए जाते हैं वो बच्चों के लिए करवाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इनमें अपना भाग लेके अपनी उपस्थिति इनको दर्ज करवानी चाहिए। तो हमारी आशा भविष्य में कोई भी प्रोग्राम इतिहास विभाग द्वारा करवाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें भाग लेंगे। तो आज हम क्रांतिकारी सुखदेव थापर को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए इनकी देशभक्ति को नमन करते हैं, और इनके बारे में हम थोड़ा इनके जीवन परिचय के बारे में, इनके जीवन के बारे में थोड़ा हम जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो इनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। इनके माता का नाम रली देवी था और इनके पिता का नाम रामलाल था। युवा होते ही सुखदेव क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य बन गए थे और वह शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बहुत निकट के सहयोगी थे। सुखदेव ने पंजाब सहित उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ाने और संगठन की इकाइयां बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। भगत सिंह के साथ सुखदेव ने भी नौजवान भारत सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में HSRA भी बोलते हैं, उसके भी महत्वपूर्ण सदस्य थे। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में स्वाध्याय मंडलों की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत के अतीत के बारे में जानकारी हासिल करना था और क्रांतिकारी साहित्य को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना और उसको प्रसारित करवाना था, ताकि जो भारतीय समाज था उसमें युवाओं में आजादी को लेकर जागरूकता बढ़े। और इन्होंने गांधी जी को 1931 में मार्च में एक पत्र लिखा था, जिसमें क्या था कि गांधी ने जो क्रांतिकारियों द्वारा जो तरीके अपनाए गए थे उनका विरोध किया था, तो उस बात का विरोध सुखदेव ने किया था। और सुखदेव को लास्ट में लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाया गया और इनको लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। और वो भी कहते हैं कि इन्होंने उस फांसी देते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया और उन्होंने समय से पहले ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया। और इस प्रकार से इन तीनों क्रांतिकारियों का अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला में कर दिया। तो हमको इन क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है वर्तमान समय में, कि इन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, और हमें इनके श्रद्धांजलि देते हुए याद करनी चाहिए इनकी शहादत को। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और अब थैंक यू सर। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपका माइक ऑन नहीं है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर। हेलो, हाँ जी बोलो। सर आ रही है। सबसे पहले तो मैं क्रांतिकारी सुखदेव को उनके जन्मतिथि पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मोस्टली बात तो अमरदीप सर और सविन सर ने बताई दी, लेकिन सर एक बात है जो बहुत सारे इतिहासकार और हम लोग भी इग्नोर करते हैं।
वो ये है कि पहले जो ये क्रांतिकारी मूवमेंट था जो 2 फेजों में चला, हमने देखा उसको पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। पहले जो इसकी इमेज थी ना, मान ले वो मोस्ट प्रोबेबली आज के जैसे ये नक्सलवादी आंदोलन चल रहा है ऐसे ही थी। लेकिन जब भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी नेताओं ने देखा ना कि मतलब पब्लिक में इनकी कुछ और इमेज है, हालांकि वो देश के लिए बलिदान कर रहे थे लेकिन पब्लिक में इमेज नहीं बन पा रही थी। इस वजह से क्या किया, जब आप वो जो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त का असेंबली में बम फेंकने का प्रयास था न, और फिर उसके बाद अपने आप को गिरफ्तार करवा देना, वहां से भागना नहीं। जैसा आप सैंडर्स की हत्या के बाद देखते हैं क्रांतिकारी भाग जाते हैं, लेकिन असेंबली बम कांड के बाद वो नहीं भागते। वो इसीलिए थे, उसको जानबूझ के अरेस्ट करवाया था भगत सिंह और दूसरे बट्टू केशवर दत्त ने, ताकि पब्लिक समर्थन जो उनके पास नहीं था ना वो मिल सके। और इसी के बाद आप देखते हो कि जब इनको गैर कानूनी तरीके से और फांसी दी गई तो एक पूरा मूवमेंट उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। बस मैं यही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। और हमारे साथ ही मैडम अनीता जी। हाँ जी सर, हो गया सारा और सब बोल चुके। आज मैं थोड़ा लेट हो गई सर, क्लास थी। ठीक है मैडम। हाँ, और सब पार्टिसिपेंट्स ने बोल दिया सर? अभी मैंने बोला है, सविन सर ने बोला है, जितेंद्र जी ने बोला है। अच्छा, बच्चे सब बोल चुके हैं? बच्चों ने कोई नाम नहीं दिया मैडम जी। अभी तक किसी का नाम आया ही नहीं है? नाम नहीं आया। अच्छा, फिर सर इसको हम कैसे करेंगे? जैसे इसको एक वो दिखाएंगे इवेंट अपना, जब बच्चे अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो? ये स्पेशल प्रोग्राम वेबिनार टाइप में है, कोई कंपटीशन नहीं है ये। अच्छा, कंपटीशन नहीं था। अच्छा, मर्जी थी, कोई बोले या ना बोले। हाँ। ये जो 20 और बच्चे जुड़े हुए हैं बच्चों, इसमें वो जो पिछली बार बच्चे बोले थे वो बोल सकते हैं। हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और क्या नाम है, ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था। इनको सर 1-2 को कहो ये बोलने तो अपना प्रोग्राम थोड़ा और ठीक हो जाएगा। पूछ लो इनसे। अभी प्रियंका कौशिक अपने विचार रखने जा रही है आपके बीच में। अच्छा। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। हाँ। और वो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, बोलो बेटा। बोलो। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सुखदेव थापर एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि शहीद आजम भगत सिंह के अन्य मित्र के रूप में भी इनका नाम इतिहास में दर्ज है। देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह का साथ सुखदेव और राजगुरु का नाम भी लिया जाता है। और क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती सुखदेव का भारत के उन क्रांतिकारियों में गिना जाता है जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए अपनी शहादत दी थी। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। जब उनका नाम याद किया जाता है तो भगत सिंह और राजगुरु का साथ भी उनके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ये तीनों मित्र भी थे, अच्छे मित्र भी थे और क्रांतिकारी भी थे। और इन तीनों ने अपनी आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीनों वीरों नौजवानों ने एक साथ फांसी दे दी गई थी। हम सुखदेव जी की जन्म के बारे में हम बात करें तो सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 के लुधियाना पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम रामलाल थापर था और माता का नाम रल्ला देवी। और ये इनकी माता जो थी वो धार्मिक विचारों वाली थी। और जब ये 3 साल के थे सुखदेव जी, जब इनके पिता का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनके ताऊ अचिंता राम जी ने किया था। और उन्होंने भारत में, जब ये सुखदेव जी बचपन से इन्होंने भारत के ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों को देखा है और इसी के चलते उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्रांतिकारी बन गए थे। और बताया जाता है कि जब लाहौर नेशनल कॉलेज था उनमें ये युवाओं को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित करते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रेरित करते थे। ये HSR के सदस्य भी बने और इन्होंने 1929 में जो भूख हड़ताल हुई थी जेल में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था।
1928 की घटना की बात हम करें तो उनमें इनकी प्रमुखता से इनका नाम लिया जाता है सुखदेव जी का, जब क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी और इस घटना को अंजाम देने के लिए उनके साथ भगत सिंह और राजगुरु का नाम भी लिया जाता है, जिसके बाद इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था और पूरे देश में क्रांतिकारियों की जय जयकार हुई थी। और सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत सभा शुरू की और यह एक ऐसा संगठन था जो युवकों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। सॉन्डर्स की हत्या के बाद मामले को लाहौर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है और इस मामले में राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ये तीनों ही दोस्त थे, क्रांतिकारी रहे और 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं और शहादत के समय सुखदेव की उम्र केवल मात्र 24 साल की थी। और मैं इन्हीं सब विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छा बोला। और कोई विद्यार्थी अपनी बात रख सकता है बेटा? आप लोगों के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं और आप ही लोगों को बोलना होता है। सर इसमें एक थोड़ा सा वो भी है कि जैसे आज आपने मैसेज डाला तो बच्चे भी काफी बिजी रहते हैं, कभी क्लास और कुछ, तो थोड़ा कम तैयारी कर पाते हैं ये बच्चे। मैडम वैसे अपने कॉलेज में 1000 बच्चे हैं। हाँ ये तो 1000 बच्चे में ये लगा लो कि कम से कम 150-200 बच्चे तो होंगे जिन्होंने मैसेज देख लिया होगा। 150-200 देख लिया और फिर हिस्ट्री के तो सब लगभग 500 बच्चे होंगे बीए में। बच्चे हैं। अब 60-70 बच्चों को तो मैं ही बोल चुका हूँ। हाँ मगर वो थोड़ा जान कम है बच्चों में। हाँ, बच्चे पता वो ना थोड़ी सी इनको जरूरत है सर अभी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की, मुझे यूँ लगता है कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत है इनको। वो पता भी है तो क्या कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी मैम? सुन तो लेंगे ये सुन तो लेंगे के लिए तो मैडम कुछ कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होगी आपको ज्वाइन करने के लिए, तो है ना ज्वाइन के लिए। चलो फिर भी बच्चों को बूस्ट करेंगे मैम। हाँ फिर भी 35 एक बच्चे तो हैं शायद मेरे ख्याल में। कितने बच्चे हैं अभी? 26 है। 26 हैं? अच्छा हाँ कम है फिर तो। वो या आपने देखा था सभी मेंटर्स ने डाल दिया ग्रुप में ये? मैं तो मेरा की बता सकता हूँ। अब मैडम या फिर मैंने सविन सर का देखा था। हाँ एक मेंटर ग्रुप का तो कैसे देख लेंगे मैडम, वो तो देख भी नहीं लेंगे और हाँ और कुछ कह भी नहीं सकते कि उन्होंने डाला है भूल गए, 100 बात हो सकती है इसमें ना। पर फिर भी और कोई बच्चा बोल रहा है सर? भाई कोई और बच्चा बोलना चाहता हूँ? मोहित वगैरह क्या सीन है? हाँ जी सर। हेलो आवाज आ रही है सर? मोहित बोलो भाई। सर हेलो हाँ बोलो मोहित बोलो। नमस्कार सभी को। आज हम महान क्रांतिकारी सुखदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। हम उनके बारे में कुछ बात करेंगे। वो वैसे तो हम देखते हैं वो महान क्रांतिकारी रहे थे, लेकिन बचपन से ही बहुत कुछ जज्बा था, क्योंकि बचपन से वो देखते आ रहे थे अंग्रेजों के जो हुकूमत चल रही थी और टॉर्चर कर रहे थे भारतीयों, वो सब देखते आ रहे थे। बचपन में उनके साथ बहुत किस्से हुए थे। हम देखते हैं वो सर ने बताया कि उनके फादर की डेथ हो गई थी जन्म के बाद, तो उनके जो अंकल थे उन्होंने उनका पालन पोषण किया। वो भी एक समाजवादी क्रांतिकारी ऐसे इसमें भाग लेने वाले आदमी थे, तो वो भी बहुत बार जेल जा चुके थे। तो जब ये बात 1919 की, जब जलियांवाला बाग का भीषण हत्याकांड हुआ था, उस टाइम पे मार्शल लॉ भी लग गया था,
तो उस टाइम पे ये था कि जो स्कूलों में ब्रिटिश अधिकारी तैनात होते थे या जो ब्रिटिश जो झंडा होता था उसको सल्यूट करना होता था, लेकिन जो सुखदेव जी थे उन्होंने कभी इसको सल्यूट नहीं किया। वो हमेशा इसका मना करते रहते थे। इसके लिए उनको कई बार मार भी खानी पड़ती थी। तो ये सब सहन करते हुए तो अंग्रेजों के खिलाफ उनका मन काफी बदल गया था। वे नफरत से करने लगे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो उसके अंकल थे, जब कॉलेज टाइम में एडमिशन लेना चाहते, जब उनके अंकल जी ने कहा था कि डीएवी कॉलेज में एडमिशन लो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने नेशनल कॉलेज को चुना, क्योंकि शायद किस्मत उनका साथ देना चाहती थी। और नेशनल कॉलेज में भगत सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई। शायद किस्मत का ये था कि भगत सिंह जी से वहां मुलाकात होनी थी उनकी, तो उनके साथ वो वहां पे मुलाकात हुई। और सुखदेव जी ने नौजवान सभा का गठन भी किया, इसमें मुख्य भागीदारी निभाई थी। उन्होंने HRS में भी मुख्य भागीदारी निभाई थी। और जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध करते हुए जब लाला जी की हत्या हुई थी लाठीचार्ज के अंदर, तो उसका मौत का बदला भी इन्होंने लिया था। सैंडर्स की हत्या करके सोच लिया था। तो उसमें भी तीनों को एक साथ फांसी हो गई थी। तो बचपन में इनकी माँ भी कहती थी कि मैं तो इनकी माँ चाहती थी अच्छे से इनकी शादी करना, इनको घोड़ी पे चढ़ाना। तब ये कहते थे कि नहीं माँ, मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, मैं तो फांसी पे चढ़ूंगा। क्योंकि इनको मतलब पता चल गया था अगर मैं इस रास्ते पे, क्रांतिकारी रास्ते पे चलूंगा, तो आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। तो इनको पता चल गया था जो अंजाम होना था। फिर भी ये डरे नहीं। इन्होंने अपना जो हिस्सेदारी थी वो अपनी पूर्ण मतलब देश की आजादी के लिए निछावर कर दी थी। भगत सिंह और दोनों जन्म एक ही सन में था, 1907 में। और देखते हैं कि दोनों साथ ही हुई थी 1931 में। तो इनकी दोस्ती भी काफी अच्छी थी चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, भगत सिंह के साथ। तो हम देखते हैं कि 23 मार्च 1931 को तीनों नौजवान शहीद हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इनको सही फांसी पर चढ़ा दिया था। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो सब यही चाहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वापिस आ जाए। क्योंकि कई गाड़ियों पे देखते हैं कि भगत सिंह का स्टिकर लगा होता है, उनके नीचे लिखा होता है शायद वापस आना पड़ेगा। सब यही चाहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव वापस आ जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता हमारे घर आए। सब यही चाहता है कि पड़ोसी के घर पे पैदा हो, भगत सिंह, सुखदेव या शादी। तो ये सोच बदलनी होगी हमें। तो गलत का विरोध करना होगा, सही का साथ देना होगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बोले अमित। थैंक यू मोहित सर। और कोई हमारा विद्यार्थी या टीचर विचार रखना चाहिए अपने? सर मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल सर। मेरी आवाज आ रही है आपकी तरफ? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर। अब ये थोड़ा सा ऑडियो वीडियो एक बार बंद कर लो, क्योंकि मेरा माइक घना बढ़िया नहीं है। आप लोगों ने बड़े बड़े प्रोफेसरों से विचार सुने, विद्यार्थियों ने भी अपने विचार रखे। अनीता मैडम भी अपना माइक बंद कर ले तो और भी अच्छा रहे, ताकि आवाज क्लियर आएगी जब सबका माइक बंद हो जाएगा। तो आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। उन्हीं बातों को मैं रिपीट करूंगा तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। मैं थोड़ी सी इनसे एक दो बात मेरे पास थोड़ी सी अलग से है, मैं वो बता दूं। एक तो असेंबली में जब बम फेंका गया तो उस समय भगत सिंह की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, उसकी जगह पर किसी और की ड्यूटी लगाई गई थी। और केंद्रीय असेंबली जो इनकी HSRA की जो केंद्रीय सभा थी, उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि भगत सिंह ने इसकी जगह पर दूसरे व्यक्ति ये कार्य करेंगे। उस समय सुखदेव वहां पर नहीं थे। सुखदेव भगत सिंह के पक्के मित्र थे, और पक्के मित्र होने के कारण उन्होंने उनको ये सलाह दी कि जैसे लाहौर षड्यंत्र केस, जो प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, उसमें परमानंद योजना बनाने वाले तो थे, लेकिन पीछे से योजना बना रहे थे। और जब उस केस का डिसीजन आया तब उस समय ये हुआ कि जो जज था उन्होंने परमानंद को कायर घोषित कर दिया था। इसलिए सुखदेव ने ये कहा कि यदि आप इस मामले से पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कायर घोषित करेंगी। तो उस समय ये दो पंक्तियां थी कि समय संकट का हर लेखनी तलवार हो जाए, चमन की हर कली अब दहकता अंगार हो जाए, तुम्हें बलिदान देने के लिए माता बुलाती है, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह की बातें जब उनके दिमाग में आई
तब उन्होंने असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था और उस कार्य को कार्य रूप देने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई थी। दूसरा एक और मैं बताता हूं, बचपन से ही ये नटखट थे सुखदेव, भगत सिंह और इनके जो वो साथी थे। तो जब इनका क्लास लेने का मन नहीं करता था तो ये क्या करते थे, टीचर को डिस्टर्ब कर देते थे। एक बार हिस्ट्री के टीचर इन्हें सम्राट अशोक के बारे में बताने लग रहे थे। उस समय भगत सिंह बीच में खड़े होकर के बोले, सर ये बौद्ध धर्म क्या है? तो उनके दिमाग में एकदम करंट सा लगा, वो और भी तिल मिला गए। सुखदेव उठ करके बोले, सर ये शाहजहां के बारे में आप क्या बता रहे हो? उनका काम था डिस्टर्ब करना और क्लास से बाहर निकलना। तो उसके तीसरे साथी ने उठकर ये कहा, सर आपने ये मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग की बातें क्या बता रहे हो? टीचर उनसे नाराज हो गए, उनको वहां से क्लास से निकाल दिया। इस तरह की ये नटखट हरकत भी ये करते थे। दूसरी बात, सुखदेव सिंह के बारे में एक बात और भी बताई जाती है कि उनके दिमाग में जो मतलब सनकी टाइप थे, वो किताबें पढ़ने या किसी चीज को पढ़ने लिखने की बजाय प्रैक्टिकल करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। एक बार उनको किसी ने बताया कि अपने से मजबूत व्यक्ति के साथ लड़ाई करने में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, तो उन्होंने देखा भाई क्यों नहीं इसका प्रैक्टिकल कर लिया जाए। तो उन्होंने अपने से तगड़े व्यक्ति के नाक पर गुस्सा मारा और वो व्यक्ति गिर गया। थोड़ी देर में वो उठ करके उस व्यक्ति ने इनकी ऐसी धुनाई की, क्योंकि शरीर से ये बहुत हल्के थे, और उन्होंने तब ये पता चला अब भी प्रैक्टिकल करने में कैसा मजा आता है। तीसरी बात एक और भी इनके बारे में आती है कि फांसी लगने के कुछ दिन पहले सुखदेव ने गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, जो बाद में यंग इंडिया में भी छपा था, लाहौर षड्यंत्र केस के 3 कैदियों की मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने यह भी लिखा कि देश में इनको अपराधी ठहराने से इतना बदलाव नहीं आएगा जितना उनके द्वारा फांसी दिए जाने पर आएगा। तो इस तरह की वो चीजें समाज के अंदर लेके आते थे। उसी के ऊपर ये था कि उसी के ऊपर इन्होंने ये बताया था कि अब भी जिनका खून ने खोला वो खून नहीं, वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। उसके बाद एक और भी जो निर्णय किया गया, केस का षड्यंत्र का केस का निर्णय किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को 300 पृष्ठों के फैसले में सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा सांडर हत्याकांड के मामलों के लिए सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र के इस मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत की सजा सुनाई गई थी। और एक बात और भी बताते हैं, जैसे जो न्याय व्यवस्था के जो नियम थे उसके अनुसार कि जो भी फांसी होने वाली है उससे पहले उनकी परिवार के सदस्यों को मिलने का प्रावधान था, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। दूसरी बात ये भी था कि भाई फांसी के बाद उनके शरीर को वापस दिया जाए, लेकिन उनके शरीर को मिट्टी का तेल डाल करके उसको इसी तरह भुनस करके उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको वापस दिया गया। तो ये इस तरह की घटनाएं इनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। वैसे ये नौजवान सभा के भी सदस्य रहे, उसके बाद ये HSRA के भी सदस्य रहे, तरह तरह की गतिविधियों। दूसरी बात, इन्होंने जो जेल के अंदर सुधार नहीं हुए थे, जेल के अंदर जब इन्होंने भूख हड़ताल की थी, जतिन दास की 63 दिन के उसके बाद मृत्यु हुई थी, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और बचपन से ही ये भगत सिंह के मित्र भी थे और भगत सिंह के साथ ही पढ़े थे और भगत सिंह के साथ ही इनके जीवन का एंड हुआ था। मैं थोड़े शब्दों में इस बात को खत्म करता। 2 पंक्तियां मेरी तरफ से और है। जब जंगी घोड़े घायल हो जाएंगे, लोग गधों के पायल हो जाएंगे, तानाशाह बैठकर देखेंगे मुजरा, स्वार्थ में लोग पैरों की पायल हो जाएंगे। धन्यवाद। गुलिया सर या फिर मैडम जी कुछ कहना चाहिए? सर पहले गुलिया सर बोल देंगे, ये और लोग बोल देंगे, मैं बाद में बोल दूंगी। ठीक। हाँ जी गुलिया जी। हेलो। हाँ जी गुलिया साहब। हाँ जी सुखदेव जी की 114वीं जो है जयंती के ऊपर विनम्र श्रद्धांजलि। सुखदेव को भारत के एक बहुत महान क्रांतिकारी थे। इनका जो जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना के नौदरा मोहल्ला में हुआ। तो हमें सुखदेव और भी आपने बहुत सारी बातें जो है इसके बारे में आपने भी बताई,
डॉक्टर अजय काद्यान ने भी बताई, समीन ने भी बताई, तो मैं इनके ऊपर जो है विनम्र अपनी तरफ से जो है श्रद्धांजलि जो है वो देना चाहता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं क्यों ना हम उनके आदर्शों से, उनके विचारों से, इनके विचारों ने इतना नौजवान वर्ग को इतना प्रभावित करने का कार्य किया है कि उस समय इस जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का एक नौजवानों में एक ऐसा जो है नाम, एक नारा बन गया था। इनके विचारों से जो है प्रभावित हुए, देश के मूवमेंट में जो है भाग बढ़ चढ़ के लेने का जो है काम किया, देश के मूवमेंट को एक नई दिशा देने का जो है कार्य हुआ। तो इससे एक नई प्रेरणा, नए विचार, ओजस्वी विचार, और इन्होंने जो त्याग किया है, जो देश के लिए जो बलिदान अपना दिया है, उसको देश कभी भूल नहीं सकता। जो है मैं इनके जो है विचारों को, आदर्शों को प्रणाम करता हूं और मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हाँ जी, अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। मैडम नीता जी, आप कुछ बोलना चाहें तो? हाँ जी सर, आज सुखदेव जी की 114वीं जयंती के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय बिरोड के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो आयोजन किया है वह बहुत ही सफल रहा। और जो हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी हैं डॉक्टर अमरदीप जी, उन्होंने अपने सफल प्रयासों से इसको और भी अच्छा बना दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जितने भी बोलने वाले थे स्पीकर्स, चाहे वो स्टूडेंट थे, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स थे, सभी ने सुखदेव जी की जीवनी पर, उनके मुख्य वृत्तांतों पर और संस्मरणों पर प्रकाश डाला और उनकी हर एक घटना को यहाँ उजागर किया बच्चों के सामने। और वो सभी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि सब ने ध्यान से सुनी। और ये जो घटनाएं थी, ये ओरिजिनल घटनाएं थी, ये नहीं है कि ये वो जो है बनाई हुई थी। लेकिन इन सब बातों से हमें ये अंदाजा लगाना जाना चाहिए कि अभी हमारे एक स्टूडेंट एमए के मोहित ने बताया कि सब ये चाहते हैं कि दूसरे के घर में ये सब जो हैं स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो पैदा हों, इन जैसे हमारे घर में ना हो। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि हमारी जो स्वार्थी भावना है वो आज बढ़ रही है। और जो लोग हमें आजादी का माहौल दे गए, आजाद भारत में रहने के लिए हमें जो एक ऐसी वो सुविधा दे गए, हमें उन जैसा तो नहीं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए थोड़ा सा स्वार्थ त्यागने की जरूरत है। और अपनी जो मानसिकता है वो देश के प्रति समर्पित करने की जरूरत है, ताकि देश की एकता, अखंडता को जीवित रखा जा सके। और जो स्वतंत्रता आंदोलन इतना चला, उसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे अनेकों ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी सारी सुविधाएं छोड़कर अपने जीवन का त्याग किया, इस संघर्ष में भाग लिया, अपने परिवार का मोह त्याग दिया, ऐसे उन सब जो कि आज सुर्खियों में तो नहीं है, लेकिन उनको भी हम जो है उनके भी पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, उनको भी हमें याद करना चाहिए। और अपने देश के लिए जो है सभी वो कार्य करने चाहिए जो कि हमारे देश के हित में हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहती हूँ। और मैंने जितने भी जो हैं ये भाषण सुने हैं, जितने भी विचार सुने हैं, वो सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से पेश किए हैं और सभी जो है बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम जी। एक तरह से टीम वर्क था सारा ये, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ फिर हम, अगर कोई और विद्यार्थी अपनी या फिर बात करना चाहे तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसके समापन की तरफ हम बढ़ते हैं। और मैं हमारे जितने फैकल्टी मेंबर हैं, अनिता मैडम जी के साथ आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने
समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी दोनों जो विद्यार्थी हैं, प्रियंका और मोहित, उन्होंने अपने विचार रखे, उनके लिए स्पेशल मैं थैंक्स हमारे महाविद्यालय और इतिहास विभाग की तरफ से उनको दे। आशा करता हूँ कि बाकी विद्यार्थी भी इसी तरह से इसमें आगे जो प्रोग्राम होंगे उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे। ये प्रोग्राम जैसा सविन सर ने कहा था कि भाई बच्चों के लिए है, तो बच्चे इसमें भाग लें। आप अगर 20 बच्चे इसमें हैं तो आप कम से कम अपने जो 2-4 साथी हैं उनको तो मोटिवेट कर ही सकते हैं, और उनको बोलो कि एक आदमी भी, एक बच्चा भी अगर 2 को बोलेगा आगे उसको बोलो भाई 2 को वो बोले। सर एक बार अब एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगी कि जो मेंटर हैं जिन ग्रुप्स में, वो अपने अपने लेवल पे हर अपने ग्रुप में से 2 बच्चे ऐसे तैयार कर ले, किसी भी जो भी कोई इवेंट होता है तो शायद हमारी संख्या बोलने वालों की, स्टूडेंट्स की जो है बढ़ सकती है। तो हर मेंटर अपनी जिम्मेदारी ले सकता है कि 2 बच्चे मुझे अपने ग्रुप से तैयार करने हैं। हाँ, इस तरह बिल्कुल ठीक है मैडम। वैसे आपका विचार ये, आज मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा इसको। वैसे लगभग 30 तो टीचर अपने हैं ही लगभग, और 30-60 बच्चे तो वैसे हो जाएंगे, और फिर कुछ बच्चे तो नॉर्मल जिनका इंटरेस्ट रहता है वो तो आज हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं। मगर आज बाकी बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो भी मतलब इसको ये ना देखें मतलब भाई जबरदस्ती उनके लिए है, क्योंकि नॉलेज तो आप कहीं से भी ले लो, और जब लाइव इंटरेक्शन हो रहा है तो उसमें फिर कुछ असर अलग ही होता है उस चीज का। नहीं तो आपके पास मोबाइल पे, टीवी में, पत्रिकाओं में, बुक्स में सुखदेव जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको बस मिल जाएंगी, या फिर जितने प्रोग्राम हम करवाते हैं उनकी सबकी जानकारी मिलती है। मगर ये कार्यक्रम इसलिए करवाया जाता है ताकि बच्चे बोले, उनके अंदर की जो हिचक है वो बाहर निकले। तो आप लोगों के लिए प्रोग्राम है, तो आप अपनी तरफ से बच्चों को मोटिवेट करें, हम भी इसमें कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया, उसके लिए मैं इतिहास विभाग की तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आप इसी तरह से जुड़ेंगे और अपने साथियों को भी बोलेंगे जुड़ने के लिए। आप सभी का थैंक यू। अब आप इस मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं।